देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत जरूरी है। पहला चुनाव 1951 और 52 में जब हुआ तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार उनको अधिकार भी हैं, उनके हर नागरिक के कर्तव्य भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो जो परियोजनाएं पास की जाती हैं समय समय पे देश के हित में, उन परियोजनाओं को फुल स्टॉप रोक दिया जाता है। आज इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ में एक राष्ट्र एक चुनाव का विभाग का काम देख रहे हैं और हमारे बड़े वरिष्ठ और हम सबके मार्गदर्शन आदरणीय बोधराज सीकरी जी और जिले में उपाध्यक्ष अजीत यादव जी, इन दोनों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक राष्ट्र एक चुनाव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत जरूरी है। देश के संविधान के अनुसार जब पहला चुनाव 1951 और 52 में जब हुआ तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1967 में जब सरकारें गिरी, क्षेत्रीय पार्टी बनी, तो उसके बाद में ये सारे चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन विकसित भारत के लिए ये चुनाव होना बड़ा जरूरी है। अमूमन देश में हर 4 महीने में एक चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो किसी क्षेत्रीय पार्टी निगम का चुनाव होता है। और अमूमन ये मान के चलिए कि जब किसी प्रदेश का चुनाव होता है तो मिनिमम जो उसका जो खर्चा, जो बजट रहता है, वो 400 करोड़ रुपए के आसपास होता है, और जो बड़े प्रदेश है इससे भी ज़्यादा उसका रहता है। देश में एक आम जनमानस की एक मुहिम बने, एक राष्ट्र एक चुनाव की, जिससे सरकारी जो तंत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा देश के विकास में अपनी भागीदारिता करे। क्योंकि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है, जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हैं या अन्य बड़े नेता हैं, वो दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। और इससे कहीं ना कहीं जब भी चुनाव जब होता है तो आचार संहिता कभी लोकसभा की लग गई, कभी विधानसभा की लग गई, कभी निगम की लग गई। तो जब एक राष्ट्र और एक चुनाव जब होगा तो देश के विकास को एक नई गति मिलेगी। और जो नेता लोग हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, उनको चुनाव लड़ने का भी अवसर ज़्यादा मिलेगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा है कि एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ता है, जब वो हार जाता है तो उसको विधानसभा की टिकट मिलती है। तो जब एक समय में ये सारे चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं अवसर भी ज़्यादा मिलेंगे और जो देश का जो पैसा है वो विकास के काम में लगेगा। इसीलिए एक राष्ट्र एक चुनाव आम जनमानस की ये एक आवाज़ बने, इसीलिए एक जन जागरण का एक अभियान हमने शुरू किया हुआ है। उसी को देखते हुए 1 जून को हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए हमने एक मैराथन का जो लेजर वैली पार्क सुबह 5:30 बजे जो शुरू होगी, और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे, वो भी इसी एक जन जागरण के तहत एक 10,000 लोगों का कार्यक्रम, जिसमें आम जनमानस, पुलिस के बच्चे और सर्व समाज के लोग जिसमें अपनी भागीदारिता सुनिश्चित करेंगे, ऐसा कार्यक्रम होने वाला है। और आप सभी के चैनलों के माध्यम से भी मैं गुड़गांव के सभी गणमान्य लोगों को उसका आमंत्रित करता हूं। और ये जो एक महायज्ञ है, इसमें सभी 1 तारीख को सुबह 5:30 बजे लेजर वैली पार्क में अपनी भागीदारिता सुनिश्चित करते हुए इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। जैसा कि सर्वप्रिय त्यागी जी ने आपको विस्तार पूर्वक एक राष्ट्र एक चुनाव की रूपरेखा बताई, कुछ एक और इसके बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा। एक राष्ट्र एक चुनाव मात्र एक नारा नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। यदि आप इस विषय की गहराई में जाएंगे तो ये राष्ट्र हित में है, और यदि आप इसकी और गहराई में जाएंगे, जो हमारे विरोधी दल के कुछ एक नेता, उदाहरण के तौर पे इंडी के जो एक सबसे सीनियर नेता हैं शरद पवार जी, उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए थे
कि इस राष्ट्र में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। तमिलनाडु के जो इस समय चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, यद्यपि वो नहीं मान रहे, लेकिन उनके स्वर्गीय पिताजी श्री करुणानिधि जी ने भी कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश 4 रिटायर्ड, उनकी भी विचारधारा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। उच्च न्यायालय के 8 मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड, उनकी भी विचारधारा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। हमारे TN सेशन होते थे एक जमाने में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यदि आपको याद हो, उनके समय से ये प्रथा चली आ रही है और माननीय प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर न केवल मंथन किया है, इसके ऊपर चिंतन भी किया है। चिंतन करने के बाद सदन में भी इस विषय के ऊपर चर्चा की और बाद में एक निर्णय लिएगा कि इसके करने के क्या फायदे, क्या लाभ है और क्या नुकसान है। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए इसको, जैसा कि हमारे सर्वप्रिय त्यागी ने आपको संबोधन में बताया है, इसे जन क्रांति आंदोलन का रूप था कि एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार उनको अधिकार भी हैं, उनके हर नागरिक के कर्तव्य भी हैं। उस कर्तव्य प्रायिकता को पूर्ण करने के लिए एक तो ये संविधान के बिल्कुल अनुरूप है। कई लोग इसका गलत अवधारणा बता रहे हैं कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, ये संविधान के अनुरूप है। दूसरी बात, आज पिछले चुनाव में अगर आप देखें, लोकसभा के जो मई 2024 में हुए थे, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस देश का हर नागरिक, छोटे से छोटा नागरिक, एक छोटा दुकानदार, एक 3 व्हीलर वाला, कोई भी GST टैक्स पे करता है। यदि एक व्यक्ति जाकर के सुबह ब्रेड लेने जाता है तो GST पे करके आता है, उसका भी इस इनकम के अंदर योगदान है। उस गाड़ी कमाई से इस प्रकार के पैसे का, जैसा अभी सरप्रीत जी ने कहा कि लगभग औसत 400 करोड़ रुपए विधानसभा के होते हैं। 1967 तक तो एक ही चुनाव था, बाद में किन्हीं कारणों से, किन्हीं राजनीतिक पार्टियों के कारण से ये अलग हुआ। एक तो हमारे देश का संसाधन, दूसरी बात माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना बहुमूल्य समय, जो उनका समय विकास के ऊपर लगना चाहिए, वो लगता है चुनाव के प्रचार के लिए, क्योंकि उनके लिए पार्टी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना सरकार चलाना। इसी प्रकार सारे केंद्र के मंत्री, राज्यों के मंत्री, तीनों पार्टी, सब पार्टियों के नेता इस काम में लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो जो परियोजनाएं पास की जाती हैं समय समय पे देश के हित में, उन परियोजनाओं को फुल स्टॉप रोक दिया जाता है। कारण क्या? आचार संहिता। इसके अतिरिक्त सरकारी तंत्र, आप देखो उन दिनों में सरकार के पदाधिकारी भी मजबूरी होती है उनकी, वही कहते हैं जी अब ये काम नहीं हो सकता।